क्लास एक्स्ट्रा चलो हम देख लेंगे, मैं टाइम पर फ्री होगा तो ले लेंगे। तो अच्छी बात है उसमें ऐसा करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मतलब किसी का लॉस नहीं होगा, उसमें स्टोरी नहीं पढ़ाएंगे। चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, इसी में टाइम निकल जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। देखो ये जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। होता है ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन उसी के एक स्पेसिफिक केस हो तो उसको हम लोग अलग एक नए नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और इन्हीं दो नॉन मेटल के बीच में होता है, बिटवीन टू नॉन मेटल, ठीक है, बिटवीन टू नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या होता था कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता था तो एक एटम, दोनों एटम एक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे, है ना। जब दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे तो सिंगल बॉन्ड बनता था, जब दोनों दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे तो डबल बॉन्ड बनता था, ठीक है। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये इसमें क्या होगा कि जनरली फॉर्म बिटवीन सेकंड पीरियड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बनेगा। और इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे एक एलिमेंट कोई आपको किसी स्ट्रक्चर में ऐसा दिखे जिसका ऑक्टेट क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, और वो सेकंड पीरियड एलिमेंट भी हो, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो, और वो किसी एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिसका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, मतलब उसको पूरा एक कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, है ना। देने का मतलब क्या है कि वो एक तरह की वन साइडेड शेयरिंग होगी, ठीक है ना। हाँ, वीक क्या है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस सिंगल बॉन्ड के बराबर ही होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसका कोई ना कोई ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, है ना। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसके साथ वो शेयरिंग करेगा। और ये मेन बात है कि ये वन साइडेड शेयरिंग होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई किसी पर्टिकुलर, मान लो केमिस्ट्री की आपकी 2 बुक है, आपके पास केमिस्ट्री की मान लीजिए कि कोई 2 बुक्स हैं, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसका एक भी बुक नहीं है ना, तो आपने उसको अपना बुक एक दे दिया जो एक्स्ट्रा थी आपके पास, ठीक है। और लेकिन उसमें एक बात ये भी छुपी होती है कि आपने देते समय ये भी बोल दिया कि वापस कर देना पढ़ने के बाद तो यहाँ पे ये बात भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एक की प्रॉपर्टी ही है ना। अगर ये बॉन्ड कभी टूटेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस समय वो ए के पास ही आएगा, है ना। ये नहीं कि वो बी लेके भाग जाएगा ना। तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, बट वन साइडेड शेयरिंग है, लेकिन जितनी देर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती रहेगी उतनी देर तक तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑक्टेट में काउंट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसका तो है ही है, और बी के ऑक्टेट में भी इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो वापस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही ऑक्टेट में आएंगे, एक ही वैलेंस शेल में आएंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये कहाँ बनता है, इसके एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग को ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे इस तरह का बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसके एग्जांपल जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल काफी फेमस है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम है ना, उसको आप चार, इसका स्ट्रक्चर आपको अगर बनाना है तो उसको 3 ऑक्सीजन से सराउंड कर दीजिए, ठीक है। और एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन से सराउंड कर दीजिए,
ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन से ही शुरुआत कीजिए। हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो पहले आप सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना दिए, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा नाइट्रोजन के साथ, तो हाँ इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 में से तो वो 2 शेयर कर गया और 2 वो और शेयर कर लेगा, ठीक है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप देखो तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना। तो कैसे कंप्लीट हुआ, 2 2 4 और 2 6 और 2 उसके अपने लोन पे। अगर आप देखो तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना। नाइट्रोजन का टारगेट 3 ही बॉन्ड बनाना तो होता है ना, क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो होते ही ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे देखो कि अब सिचुएशन क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और सामने ऑक्सीजन उसको उसकी तरफ इस दृष्टि से देख रहा है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो शेयरिंग कर ले, लेकिन शेयरिंग करने में समस्या ये कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट, अगर वो शेयरिंग कर लेगा तो ऑक्टेट एक्सपेंड होने लगेगा और सेकंड पीरियड एलिमेंट नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंस एलिमेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना। डी ऑर्बिटल होने जब तक नहीं है तब तक वो कोई एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वो डबल नहीं बना पाएगा, अगर डबल बना देंगे तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे फिर वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट कर देंगे इसको ऑक्सीजन के वैकेंट ऑर्बिटल। उसमें ऑक्सीजन अपना कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन अपना एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और देखा जाए तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसी वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह से समझ लीजिए मजबूरी का नाम का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मजबूरी का नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंक्शन दिया, ठीक है। और अगर ये नाइट्रोजन ना होके ये कोई फास्फोरस होता है, सपोज ये फास्फोरस होता, थर्ड पीरियड बना होता, तो ये डबल बना देता, तब तो वो डबल बनाता, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाता, ठीक है। क्लियर, बोलो भाई। एक अच्छा ये एग्जांपल भी लिख लो ओजोन का, ओजोन भी काफी फेमस एग्जांपल है। ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। ओजोन में देखिए 3 ऑक्सीजन है, ओ ऐसे लिख दीजिए, और अगर आपको ओजोन बनाना है ना तो पहले आप O2 बना लीजिए ऑक्सीजन, तो O2 में O के बीच में क्या बन जाएगा, डबल, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है नबील बेटा, क्लियर। अब ये दोनों ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी देखा जाए तीसरे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन, और ये जो बीच में ऑक्सीजन बैठा है वो अब और ज्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा इस ऑक्सीजन, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। किसके पास नहीं नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन उसने परमानेंटली उसको दे नहीं दिए, वो उसके ऑक्टेट में तो काउंट किए ही जाएंगे। इसको ऐसे देखो ना, देखो इसका ऑक्टेट अगर मैं बनाऊं तो इस तरह, तो इसके सर्कल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने कोऑर्डिनेट किए, ये इस ऑक्सीजन मतलब मिड में जो ऑक्सीजन है इसके तो काउंट होंगे ही होंगे, और जिसको दे रहा है उसके भी ऑक्टेट में वो काउंट है ना। चाहो तो एक ऐसे सर्कल बना लो तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑक्टेट में काउंट, ठीक है। N2O5 एक ये भी एग्जांपल लिख लीजिए, N2O5, N2O5 में भी ऐसा ही होता है। N2O5 में भी देखेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनते हैं,
हाँ, इसमें ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सही। 2 नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन बैठा दो, बाकी 2 ऑक्सीजन राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन से ही शुरुआत कर दो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, एक जो मिड वाला ऑक्सीजन है वो दोनों नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, इधर वाला डबल बना लेगा। अब ये जो एक एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, अब ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब वो ऑक्टेट एक्सपेंड तो कर नहीं पाएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो वो एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से जो सिचुएशंस होती हैं वहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक ये भी लिख लेना एग्जांपल, NH3.BF3, ठीक है। हाँ, ये एक एक्चुअली एडक्ट टाइप का कंपाउंड होता है, इसको एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट मतलब ये एडिशनल टाइप का प्रोडक्ट है, और इसमें भी आप अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बन रहा है। देखो पहले आप क्या करो, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बना दो NH3, ठीक है, NH3, और NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर, ठीक है। अब अगर हम लोग BF3 को देखें, बोरॉन ट्राइफ्लोरेट, तो बोरॉन आपका पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप को बिलोंग करता है, उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एक शेयर भी कर लेगा तब भी 6 ही हो पाएंगे, है ना। अगर वो उसने देखो 3 सिंगल बॉन्ड बना भी लिए तो भी अभी भी बोरॉन के पास देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस अमोनिया में नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सामने बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा बोरॉन की वैलेंस से, ठीक है। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बोरॉन नाइट्रोजन का तो है ही कंप्लीट करने से। तो समझ में आ रहा है सभी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है और किन कंडीशंस में बन रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन में किसी को डाउट हो पूछ लो। नो सर। एडक्ट मतलब कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके जब एक न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का, है ना, तो उसे एडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एडक्ट एक तरह के एडिशन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। हाँ, ये प्योर कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड। तो क्लियर है, आगे बढ़े फिर। अब इसमें टर्म आता है, ये चाहो तो नोट में पॉइंट लिख लो आप लोग, है ना, एक आपको नोट लिख लेना है यहाँ पे, हाँ चलो। हाँ, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट है। देखो कभी अभी जैसे हमने शुरुआत में बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका लॉजिक क्या है, मतलब इसको ऐसा क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो जब ये बॉन्ड बनता है ना, जब इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जब नीचे की जाती है, देखो हर एक बॉन्ड की अपनी बॉन्ड एनर्जी होती है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो उससे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे मानते हैं कि एक केस में ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात, और एक केस में ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, एटम वही है, ए और बी वही एटम है, एक केस में ए और बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है और एक किसी टिपिकल रेयर केस में ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो जब इनकी बॉन्ड एनर्जी मेजर की जाती है एक्सपेरिमेंटली, तो देखा जाता है ये बॉन्ड एनर्जी सेम आती है, ये बॉन्ड एनर्जी क्या आती है, सेम, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड के क्या आती है, इक्वल आती है ना। और इस बेसिस पे बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है।
है ना, केमिस्ट्री में बोलते हैं कि अगर दो बॉन्ड की एनर्जी बराबर है तो वो बॉन्ड ही एक्चुअली सेम माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट में यही लिख लेना है, लिख लेना द कोऑर्डिनेट बॉन्ड is treated as single covalent bond, single covalent bond, ठीक है। क्यों लिख लेना, बिकॉज दे आर बॉन्ड एनर्जी, they have equal bond dissociation energy, है ना। अब एनर्जी तो सेम है तो क्या बॉन्ड लेंथ भी बराबर है ना, जैसे आपने बात बोली। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है लेकिन बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। लिख लो बट बॉन्ड लेंथ इज इनइक्वल, है ना। बॉन्ड एनर्जी तो अप्रोक्सीमेटली सेम आती है बट बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं आती है, ठीक है। उसमें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ इज अनइक्वल, ठीक है। अब इस बात को ये तो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इस बात को थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे एक कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। देखिए कभी भी आप इसमें एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि जब भी कभी ऐसा हो कि ए और बी के बीच में क्या बन रहा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रीट तो सिंगल बॉन्ड की तरह करेंगे, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर, लेकिन एग्जैक्टली वो देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के बराबर है नहीं, मतलब एग्जैक्ट वो सिंगल बॉन्ड है नहीं। अगर बॉन्ड एनर्जी भी सेम आ रही थी और बॉन्ड लेंथ भी सेम आने लगती तब तो हम बोलते थे दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, तब तो सही बोला जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का कोई बॉन्ड पढ़ाया भी शायद ना जाता है अगर दोनों बातें सेम हो जाती। जब दोनों बातें सेम हो जाती तो बॉन्ड ही इक्वल आइडेंटिकल हो जाते। तो ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बॉन्ड लेंथ का है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें एक एटम की तरफ हमेशा हेड होता है और एक एटम हमेशा टेल, एक एटम तरफ टेल होता है। तो जब भी हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे, बोलेंगे जो इसमें डोनर एटम है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनर एटम, उस पे +1 का फॉर्मल चार्ज शो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एक्सेप्टर है जिसपे एरो का हेड है उस पे क्या शो करेंगे, -1 का फॉर्मल चार्ज शो करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है उसको हटा के आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हो, बट यूजिंग फॉर्मल चार्जेस। आपको उस केस में यहाँ पे फॉर्मल चार्ज भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी हम लोग अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, जैसे ऊपर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं तो इसमें आप किसी भी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना चाहो तो हटा दो, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको फिर प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा। जैसे N25 का एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर और आप बना सकते हो जिसमें क्या करना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड ही दिखा देना, लेकिन फिर नाइट्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, ऐसे ही इधर साइड भी, लेफ्ट साइड भी नाइट्रोजन प्लस और माइनस। नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना वो, इलेक्ट्रॉन जरूर दे रहा है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एटम कोऑर्डिनेट करता है उसकी वजह से जो फॉर्मल चार्ज आता है वो +1 यूनिट का आता है। अभी उसको निकाल के भी दिखाएंगे कि वो +1 क्यों आ रहा है, उसका एक फॉर्मूला भी होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जितने, जैसे ओजोन का एक स्ट्रक्चर तो हम लोग ने ये बनाया, लेकिन
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। यस सर। आदित्य कुमार कौन है? वो भी ऑनलाइन है। आदित्य सिंह ये तो प्रतेश है। तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताओ यार एक बार। पीयूष गौतम। आपका? अपना बताओ। चलो कितने साल का हो गया? तुम्हारा 16 साल का हो गया। वो ऐसा कर छोटी सी तो छोड़, उसकी शादी कर ले। मैंने कहा क्यों? अरे उसकी बहू आएगी फिर हम चारों की सेवा करेगी। सरक गए क्या? चलिए अच्छा है ना। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना हो तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को प्लस माइनस चार्ज यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दे तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये जो चार्ज आ रहे हैं इनको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल चार्ज। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉर्मल चार्ज। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है हाउ टू कैलकुलेट। कभी हो सकता है कि किसी स्ट्रक्चर में आपसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने को बोलते हैं, तो लिख लीजिए हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ठीक है, फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन, लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख लो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L प्लस S बाई 2। नहीं, यहाँ भी माइनस ही होता है, V माइनस L माइनस S। हाँ देखो, V, ये V जो है ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जिस भी एटम पे हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे उसमें उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी जगह V की जगह वो नंबर रख देंगे। नहीं नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे सल्फर के 6 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, हाइड्रोजन के 7 होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। मतलब बॉन्ड बनने के पहले या बाद में नहीं देखेंगे, जो जितने होते हैं वही वाले रखेंगे। अब देखो L जो है, L मींस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यहाँ भी ये गौर करिएगा कि ये लोन पेयर का नंबर मत रखिएगा। मान लो कि
किसी एटम पे 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लिखना है। तो एक लोन पेयर में 2, हाँ 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जितने लोन पेयर है उसका डबल रखिएगा, क्योंकि लोन पेयर का नंबर नहीं रखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रखना है, ठीक है। और एस क्या है? एस है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग किसी भी एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज एराइज हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लो कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज on each atom, each oxygen atom in ozone, ठीक है। अभी ओजोन में किया भी है, तो उसी में एक बार करके देखते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा आ रहा है कि ईच ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, तो वो पहले तो उसका हम लोग क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ओजोन में 2 ऑक्सीजन तो डबली बॉन्डेड है, और बाकी जो सेंटर पे जो ऑक्सीजन है वो एक लोन पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तीनों ही ऑक्सीजन है, तो इनको कोई नंबर दे देते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक ऑक्सीजन पे निकालना है, तो 1 बाय 1 सभी पे निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, जो सबसे जिसको मैंने 1 दिया है उस पे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है V माइनस L माइनस S बाई, ठीक है। अब देखो हम लोग ऑक्सीजन पे निकालने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज, है ना। तो पहले तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख देंगे, 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए। अब ये बताओ, ये नंबर 1 वाला जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है ना। नहीं, लोन पेयर 3 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखना है इस फॉर्म में। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेटा 6 है, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 2 2 4 2 6। अब ये देखो कि ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 वाला है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो आपको लगेगा ये तो एक भी नहीं कर रहा है ना। लेकिन जो उसको मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग से ही मिल रहे हैं, वो बशर्ते 1 साइडेड शेयरिंग है, लेकिन जितनी देर वो हाँ बॉन्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसके भी ऑक्टेट में काउंट किए जाएंगे। तो ये वाले बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं वाया कोऑर्डिनेशन, बेटा वो उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही काउंट किए जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, डिवाइड बाय 2 वो तो फॉर्मूले में ही होता है। तो 6 माइनस से तो 0 हो गया, माइनस कितना आ गया 1, है ना। तो इसका मतलब जो ये नंबर 1 वाला ऑक्सीजन है इस पे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो रहा है -1 यूनिट, ठीक है। अब जैसे निकालते हैं नंबर 2 वाले पे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, तो फॉर्मूला वही लगेगा V माइनस L माइनस S बाई 2। अब देखो ये भी ऑक्सीजन ही है, तो 6। अब इस पे हाँ ये सेकंड नंबर ऑप्शन बताओ, लोन पर कितने? लोन पर वो होते हैं जो अनशेयर्ड होते हैं, जो शेयरिंग नहीं कर रहे, तो लोन पर में यही 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, है ना। वो तो शेयर हो चुके हैं ना। नहीं, वो उसके शेयरिंग में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट हो जाएंगे, लेकिन लोन पेयर में नहीं काउंट होंगे। लोन पेयर जो होते हैं जो शेयरिंग के बाद बच जाते हैं उनको बोलते हैं। तो शेयरिंग के बाद बस तो यही दोनों रहे हैं ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोन पेयर, है ना। तो L की वैल्यू 2 रख देंगे। अब हाँ ये 2 वाले ऑक्सीजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इधर 2 और इधर 4, इधर डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना। इसके ऑक्टेट में देखो तो शेयर्ड वाले ये 2 और ये 4, 6 है ना। इसमें ये होता है ना
जैसे एक एटम दो एटम एक इलेक्ट्रॉन, दो एटम मान लो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो जो शेयर हो रहे हैं वो दोनों के काउंट होते हैं, है ना। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होती है, यहाँ डबल बन रहा है तो वहां पे शेयर इलेक्ट्रॉन 4 काउंट किए जाएंगे और इधर वो 2 तो 6 हो जाएंगे। अब ये कितना आ रहा है 4 माइनस 3 +1 है ना। तो इस पे सेकंड नंबर वाले पे +1 आ गया, है ना। और देखो हम लोगों ने यही तो बताया, अभी जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें यही तो बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने पे जिधर एरो का टेल है उस पे +1 का फॉर्मल चार्ज आता है और जिधर हेड है उसमें -1। तो वही चीज देखो फॉर्मूले से भी वही आ रही है ना। अच्छा इस पे जरा निकालो थर्ड वाले पे, हाँ थर्ड वाले पे 0 आ जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। v - l - s/2 तो 6। अच्छा इसके लोन पेयर कितने हैं 2 2 4 है और शेयर्ड वाले देख लो कितने हैं 4, बहुत 4 / 2 तो ये हो जाएगा 2 - 2 0, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम लोग ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई एटम एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, अगर वो सारे सिंगल डबल ट्रिपल नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उस पे फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 आएगा। हाँ 4 2 हाँ तो उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, उसमें तो हर एक एटम पे 0 ही आएगा। नहीं नहीं वो उसपे एक्चुअल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की बाद जो डेवलप होते हैं। हाँ H2O वाटर में तो कोई चार्ज ही नहीं, कहाँ वाटर है? वाटर में कोई किसी पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कौन से आप बता रहे हो समझ नहीं पा रहे। एल्कलाइन वाटर देखो केमिस्ट्री में वाटर का मतलब न्यूट्रल ही मानते हैं, ठीक है H2O। तो इसमें ये ध्यान रखना कि ओजोन पे हाँ तो इसका कंक्लूजन आपको बता रहा था, इसका कंक्लूजन आप ये ध्यान रखना कि जिन 2 एटम बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उनपे फॉर्मल चार्जेस आएंगे, लेकिन जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे उनपे फॉर्मल चार्ज क्या होंगे 0 होंगे, है ना। जैसे देखो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये अभी हम लोग डिस्कस किया था, अगर इस स्ट्रक्चर को देख के आपसे बोला जाए बताइए कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम +1 बहुत बढ़िया, है ना। क्योंकि देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया जरूर दिया है क्योंकि आपके स्कूल बुक में होगा भी, है ना। लेकिन देखो ये फॉर्मूला हर बार हम लोग ऐसा नहीं कि इसको लगाना शुरू कर देंगे, हम लोग को शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना। तो जिधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टेल है उस पे फॉर्मल चार्ज +1 ही आएगा, चाहे फॉर्मूले से निकालो या डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे बेटा हम लोग अगर निकालेंगे भी तो +1 ही आएगा, तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट बोल दो कि इस पे फॉर्मल चार्ज क्या है +1 और इस वाले ऑक्सीजन पे -1, बाकी सभी एटम पे 0 आएगा। बाकी ये सब कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो इन पे फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे तो वो 0 आएगा, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये इसमें हाँ कोवैलेंटली बॉन्ड में डबल हो चाहे सिंगल हो चाहे ट्रिपल उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। हाँ 4 लोन पेयर मतलब हाँ कुछ रेयर स्ट्रक्चर्स में ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक एटम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मतलब आपको जनरल फॉर्म में बता देता हूँ कि एक एटम इधर बी के साथ इधर बना रहा है, पता चला इधर सी के साथ कोऑर्डिनेट बना रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में ए पे बताओ फॉर्मल चार्ज क्या आएगा +2 है ना, और बी और सी पे तो -1 आएगा,
तो ऐसा भी केस देखने को मिल सकता है, होते हैं कई सारे एग्जांपल जिसमें एक एटम एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है, हो सकता है। तो ये तरीका हो गया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ क्या हाँ वही बता रहे हैं, फॉर्मूला चाहे अगर आपको कभी निकालने को बोले तो फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर में देख लो कि कहीं किन्हीं दो एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उन्हीं पे फॉर्मूला चार्ज डेवलप होंगे, और अगर कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन ही ना रहा हो तो सब पे जीरो हो जाएगा, है ना? ये है इसमें हाँ सेकंड पीरियड नहीं, फर्स्ट वाले सेकंड पीरियड वाले फर्स्ट पीरियड वाले तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, वो बस वो सब सिंगल ही बॉन्ड हाइड्रोजन ही है, वो सिंगल ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, क्लियर? सर कभी कोई एटम, हाँ बताओ सर कभी कोई एटम एक सिंगल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नहीं, एक एटम मतलब आपका कहना जैसे ये कि एक एटम किसी पर्टिकुलर एक ही एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये नहीं पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल, ठीक है? एक एटम मतलब दो एटम आपस में एक ही बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैक्सिमम, है ना? जैसे एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आप स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, मतलब दो तो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो +1 और ऑक्सीजन पे -1, ठीक है? हाँ अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी ऑक्सीजन दे रहा है कोऑर्डिनेट कार्बन को करेगा, भाई कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, डबल बनाती है ऑक्सीजन का तो कंप्लीट ही कुछ उल्टा बन गया था, तो -1 इस पे +1 इस पे फॉर्मल चार्ज है, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये तो बस पता होना चाहिए आपको कि पूछ दिया जाए। अब इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देखो अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं है ना, ये ओल्ड अप्रोच पढ़ रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने की दो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, एक ओल्ड क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। तो ओल्ड थ्योरी लुईस थ्योरी ये कहती है कि दो एटम जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम में होते कहाँ हैं? उनके ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का मतलब उनके ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? शेयर करता है, ओवरलैप करता है ना? तो मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है, इसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। तो लिख लो, इसमें लिख लो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग की मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, ठीक है? तो मॉडर्न अप्रोच में हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच है ये कुछ साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सप्लेन करी है, लिख लो इनका नाम, एक्सप्लेन बाय हिटलर एंड लैंडन, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन बाय हिटलर एंड लैंडन, और इसको फिर कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई भी किया, है ना? फर्दर मॉडिफाई बाय पाउलिंग एंड स्लेटर, स्लेटर हाँ कौन सा बेटा? हिटलर लैंडन, LANDON, लैंडन। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडर्न अप्रोच को
एक्सप्लेन किया है। अब देखो इसमें भी मॉडर्न अप्रोच जो है वो मॉडर्न जो थ्योरी है उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। मतलब इसको अलग अलग अप्रोच अलग अलग बात बोलती है। सबसे पहले वीबीटी हम लोग पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया? वैलेंस बॉन्ड, हाँ ये पूरा जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो इन साइंटिस्ट ने किया है। हाँ हिटलर ने वीबीटी थ्योरी दी है, बाकी आगे वाली जो थ्योरी है जैसे VSEPR थ्योरी और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इन्होंने मॉडिफाई किया। तो वीबीटी इसके बाद लिख लीजिए। अच्छा वीबीटी में भी 2 अलग अलग अप्रोच की बात करेंगे हम लोग, एक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी में भी 2 तरह की थ्योरीज है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी 2 एस्पेक्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली वैलिड, ओनली एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना। 2 एटम मिलके जब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे H2O2 N2 Cl2, डायटोमिक टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए तो ये बात वैलिड है, मतलब उनमें ये वाली थ्योरी पूरी तरह से एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पे हाइब्रिडेशन थ्योरी फिर अप्लाई होती है, वहां पे ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए इट इज वैलिड फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम नहीं डायटोमिक में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना, जैसे H2O2 N2 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन वही जैसे अमोनिया वाटर H2S उनमें हाइब्रिडेशन, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन। फिर इस थ्योरी को फर्दर मॉडिफाई किया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। VSEPR थ्योरी इसी VBT का मॉडिफाई थ्योरी है, ठीक है। VSEPR थ्योरी है ना, वैलेंस का पूरा नाम लिखना तो लिख लेना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। और सबसे जो मॉडर्न अप्रोच है वो है MOT। MOT को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के रिगार्डिंग जो मॉडर्न थ्योरीज दी गई हैं वो ये 3 थ्योरीज हैं। जो सबसे इनमें देखा जाए सबसे बेसिक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे थोड़ा मॉडिफाई है VSEPR, और जो सबसे मॉडर्न है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तीनों थ्योरी कुछ कुछ बातें हमें एक्सप्लेन कर देती है। देखो तीनों थ्योरी हम लोग को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल की कुछ इंफॉर्मेशन हमें VBT से मिल जाए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे सेल स्ट्रक्चर है ना, हाँ सिग्मा बन रहा है कि पाई बन रहा है, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। VSEPR थ्योरी से एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स वगैरह का आइडिया लगेगा, एग्जैक्ट उसका एक्चुअल शेप क्या है ना। वहां पे कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल पे जब लोड पेयर आते हैं तो उनकी शेप डिस्टॉर्टेड होने लगती है, जो उसकी एक्चुअल शेप होनी थी उससे कुछ कुछ डिग्री एंगल डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये सारी बातें VSEPR थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं। बैलेंस लिख लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम लोग तो बेसिक बिल्कुल पढ़ेंगे। पहले लिख लीजिए VBT, हेडिंग डाल लीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्टकट में VBT है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में VBT।
देखो वीबीटी में भी सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो पहला एस्पेक्ट है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, उसको पहले हम लोग को समझना है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वो जो शेयरिंग हो रही होती है वो उनके ऑर्बिटल्स, उन एटम की वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पार्ट होता है वो ऑर्बिटल का होता है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल तो है नहीं, उसका वेव नेचर डोमिनेट होता है और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसके एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है, लिख लो द formation of a covalent bond, the formation of a covalent bond based on overlapping of atomic orbital of valence shell, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली बेस्ड होता है उस एटम, जो भी एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस, है ना। अच्छा, लेकिन इस थ्योरी की अपनी लिमिटेशन भी है, ये थ्योरी केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पूरी तरह से फिट बैठती है, ठीक है। इसको पॉलीटॉमिक के लिए लगाते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये मैच नहीं करते, है ना। तो ये भी लिख लीजिएगा लिमिटेशन में, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओनली एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें ओवरलैपिंग कितने तरह से हो सकती है ना। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की अगर बात करें, दो एटम के ऑर्बिटल कितनी तरह से ओवरलैप कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। बताओ कितनी तरह से होती है ओवरलैपिंग। 3 तरह से। कौन कौन से। लेटरल और एक्सियल, तो ये तो 2 ही हुए ना, है ना। ओवरलैपिंग 2 ही तरह से होती है। ओवरलैपिंग के टाइप 2 ही होते हैं। पहला लिख लो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसे ही एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जब भी 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी होती, आइदर दे ओवरलैप हेड टू हेड, और इसे ही नाम देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा लिखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हाँ कौन सा बेटा। हाँ वो हेड टू हेड होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग को लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग 2 ही तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि जब भी 2 ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड कौन सा बनेगा। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने पे बॉन्ड हमेशा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है। जो भी 2 एटम आपस में अगर हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट होता है सिग्मा बॉन्ड। उस सिग्मा बॉन्ड का सिंबल होता है इस तरह से लिख देते हैं, हाँ सिग्मा ही इसको पढ़ते हैं। लेकिन जो साइड वाइज, जब 2 ऑर्बिटल की जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। मैक्सिमम केस में पाई बॉन्ड ही बनता है, मैक्सिमम केस में पाई बॉन्ड ही बनता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेल्टा बॉन्ड की बात हम लोगों ने नहीं करी थी,
क्योंकि जो डेल्टा बॉन्ड होते हैं वो थर्ड पीरियड एलिमेंट बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के रिस्पेक्ट में मैंने पढ़ा है, तो कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो कार्बन कभी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता है। उसके बाद वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल ही नहीं, एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग हर तरह के एलिमेंट का डिस्कशन करें, ठीक है। तो ओवरलैपिंग दो ही तरह से हो सकती है, आइदर हेड टू हेड और साइड वाइज, और हेड टू हेड को ही एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, एक्सियल ओवरलैपिंग लिखा हो या हेड टू हेड सेम है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि डायग्राम से इसको समझते हैं कि अगर कभी आपको ऑर्बिटल के डायग्राम दे दिए जाए और आपको पहचानना हो कि कहाँ सिग्मा बन रहा है कहाँ पाई बन रहा है, तो कैसे उसको समझें। तो लिख लो इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हेडिंग सिग्मा बॉन्ड लिख लो, सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो जब भी दो एटम के ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बस सही है, लिख लो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, या इसी को एक्सियल भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस ऑर्बिटल, है ना। जैसे दो एस ऑर्बिटल के बीच में अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी उस केस में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, या फिर और भी पॉसिबिलिटी, एक एस और एक पी ऑर्बिटल, वो पी में कोई भी हो सकता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। पी एक्स लिख सकते हो या पी वाई, लेकिन इनमें से कोई एक ही ओवरलैप करेगा। मैंने बीच में ऑब्लिक साइन लगाया, ऑब्लिक मतलब और है, ठीक है। तो एस पी एक्स के साथ ओवरलैप करे, या एस पी वाई के साथ ओवरलैप करे, या एस पी जेड के साथ ओवरलैप करे, है ना। तो सिग्मा ही बनेगा उस केस में, है ना। और एक पॉसिबिलिटी और होती है कि अगर दो पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें, लेकिन दोनों सेम वाले होने चाहिए, पी एक्स या पी वाई या पी जेड, तो उनकी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो बस ये लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग बिटवीन टू एसएस, एसपी और पीपी ऑर्बिटल, ठीक है। तो दो एस ऑर्बिटल, एक एस और एक पी, या दो पी ऑर्बिटल के बीच में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो डायग्राम से समझो इस बात को। देखो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एसएस ओवरलैपिंग, हेडिंग लिख लेना, एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो एसएस ओवरलैपिंग अगर को दिखानी है तो आप दो स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो आपने जैसे डायग्राम में दो एस ऑर्बिटल दिखा दी, ये एस ऑर्बिटल किसी एक एटम का है और ये एस ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम का है, और वो दोनों एटम आपस में क्या बनाना चाह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों ही लिख दीजिए, एस ऑर्बिटल ये किसी एक एटम का एस ऑर्बिटल है, और ये जो दूसरा सामने दिखाया जा रहा है उसी के वो किसी सेकंड एटम का, डिफरेंट एटम का एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, दोनों पेयर अप होकर पूरा डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेंगे, तभी तो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले ही से पेयर्ड है तो क्यों ओवरलैप करेगा। तो देखो, तो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और डायग्राम में आपको ये दिखाना है कि दोनों ऑर्बिटल का कुछ रीजन ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग होगा, मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ओवरलैपिंग वाले रीजन में लाई करेगी, तो वो दो इलेक्ट्रॉन आप उसके ओवरलैपिंग वाले रीजन में शो कर दिए, और यहीं पर बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जहां पे उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है,
यहीं पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा SS। इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा छोटा सा SS। उस डायग्राम में दोनों में क्लॉकवाइज स्पिन दिए हैं, इसमें एक क्लॉकवाइज एक राइट। हाँ, इसमें ये भी बोलते हैं कि ओवरलैपिंग जिस समय होगी तो वो हुंड्स रूल फॉलो करेंगे, मतलब दोनों का स्पिन अपोजिट होगा तभी ओवरलैपिंग हो भी पाएगी, है ना। वो सेम स्पिन में रहेंगे तो वो हुंड्स रूल नहीं, सॉरी पाउली's प्रिंसिपल, है ना। पाउली's का कहना था कि वेरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन स्पिन नहीं कर सकते, है। तो वो चीज भी ध्यान रखना होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में ही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, SS के बाद लिख लो SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग, तो SP ओवरलैपिंग कब होगी, जब एक एटम का s ऑर्बिटल वैलेंस शेल का दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने लगे तो उसे बोलेंगे SP ओवरलैपिंग। और p में कोई भी हो सकता है, आइदर px, py, pz। अभी जैसे मैं डायग्राम में इसको px मान लेता हूँ, और ऐसा वैसे होने को कोई भी होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और p का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहा है, और यहाँ पे सिग्मा SP ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, बॉन्ड कहाँ बन रहा है, उन दोनों के ओवरलैपिंग रीजन में ही वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको शेडेड करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, और दोनों का इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिडिल वाले पोर्शन पे लाई कर रही है, ओवरलैपिंग वाले रीजन में लाई कर रही है। और जैसे PP ओवरलैपिंग की बात करें, PP ओवरलैपिंग, तो जो PP ओवरलैपिंग होती है उसमें बोलते हैं कि ये दोनों p ऑर्बिटल सेम होने चाहिए। हाँ, या दोनों px हो या दोनों py या दोनों p, तभी सिग्मा बनेगा। देखो इसको ऐसे समझो कि आपने मान लो कि ये मान ली x एक्सिस, ठीक है, और ये भी मान ली x एक्सिस। x एक्सिस को आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान ली, ठीक है। और इसमें जो ऑर्बिटल ओवरलैप होने जा रहा है ये ऑर्बिटल है px, ठीक है, क्योंकि px ऑर्बिटल की खास बात होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, x एक्सिस के अलोंग ही लाई करता है, ठीक है, px ऑर्बिटल। अगर ये वाला भी px ही है तो उसका भी डंबल जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये मान के चलने दोनों हाफ फील्ड है, या कई बार आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाएगा, ये मान के कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो वो शेडेड करके दिखा देगा, वो है ना, मतलब इसकी एक लूप शेडेड कर देगा, है ना। तो समझ जाना कि जो लूप शेडेड है इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बनने की प्रॉपर्टी वही। तो ये दोनों लूप आपस में क्या होने जा रही है, ओवरलैप होने जा रही है। और अगर यही दोनों लूप अगर आपस में अलोंग द x एक्सिस ओवरलैप हो जाए तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो x एक्सिस के जस्ट ऊपर बनने लगेगा, और इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मा px px, है ना, सिग्मा px px। तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है, और वो सिग्मा बॉन्ड x एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ठीक है। बोलो क्लियर हो रही बात है? अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी समझ लीजिए, जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो उसमें एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी डिफाइन होती है, ठीक है। वो क्या होती है, देखो ओवरलैपिंग, जैसे देखो ये जो वाला केस है SS ऑर्बिटल का, ठीक है, इसमें जो दो s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल का अपना नोड होता है ना, सबको पता है उसका सेंटर वाला पॉइंट वो न्यूक्लियस ही होता है एक्चुअली। तो अगर हम लोग उसके नोड वाले पॉइंट को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें, तो ये जो एक्सिस हम लोग को बनती हुई दिख रही है ना, इसे ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, है ना। जो भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो चाहे s हो p हो जो भी है, उनके नोड पॉइंट को आपस में आपको मीट करना है, उनको ज्वाइन करना है, तो है ना, जो एक्सिस आपको बनती हुई दिखाई देगी उसे ही बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
ठीक है। अच्छा, हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बताते हैं। देखो अगर आपको कभी इस तरह का डायग्राम बना के दे दिए जाए, है ना, और पूछा जाए मतलब कहाँ सिग्मा बनना कहाँ पाई बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। अब सिग्मा बॉन्ड की अपनी एक पहचान होती है कि जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और हमें पता लगाना है कि वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कि पाई बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग वाला रीजन होता है ना, उससे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन से होकर पास हो रही होती है। ठीक है, मतलब जहां ओवरलैपिंग हो रही है ना, इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस उसी को पेनिट्रेट करने निकल रही है। ये पहचान होती है सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की यही पहचान होती है। जैसे देखो आप इन तीनों डायग्राम में ये चीज कॉमन पाओगे। जैसे सिग्मा एसटी में भी देखो, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो उसके ओवरलैपिंग से होकर पास हो रही है ना। बोलो भाई, ऐसे ही पीपी में देखेंगे तो वही सिमिलर आपको पॉइंट यहाँ भी दिखेगा। तो सिग्मा बॉन्ड की ये आइडेंटिटी है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसा नहीं होता है। पाई बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, उसके ऊपर वाले प्लेन पे और नीचे वाले प्लेन पे ओवरलैपिंग। अभी वो बनाएंगे डायग्राम तो क्लियर होगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही सिग्मा बॉन्ड का वो फॉर्मेशन होता है, या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज छोटा सा पॉइंट है, लेकिन कई बार आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अब लिख लो इसमें पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनता है जब दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन किन दो ऑर्बिटल के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये भी समझ में आना चाहिए। देख लो, व्हेन टू पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल और एक पी और एक डी ऑर्बिटल, या फिर दो डी ऑर्बिटल ओवरलैप लैटरली, ओवरलैप लैटरली, लैटरल मतलब कि साइड वाइज, देन दे विल मेक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनने की भी सिचुएशन जो है वो भी समझ लीजिए कि जब दो पी ऑर्बिटल, अब इसमें एक डाउट ये जरूर आएगा आपको कि आपको लगेगा सर अभी तो हम लोग कह रहे थे कि पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बन रहा है ना, देखो समझो उसको अच्छे से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये कौन सी बात है भाई। हाँ, इसमें क्या है कि देखो पी ऑर्बिटल तो सेम ही होंगे हर बार, मतलब पाई बॉन्ड में भी दोनों या तो पीएक्स पीएक्स होंगे या पीवाई पी होंगे, लेकिन ओवरलैप होने का जो तरीका है वो अलग होगा। देखो ऐसे, देखो आप पहले ये डिफाइन कर लो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है। जैसे आपने मान लिया कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सपोज एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करने वाले पी ऑर्बिटल की करा दो तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे आपने एज्यूम किया कि एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना, तो अब आप पीएक्स पीएक्स की ओवरलैपिंग मत कराओ, क्योंकि देखो आप अगर पीएक्स पीएक्स की ओवरलैपिंग कराओगे तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा। लेकिन अगर पाई बनाना है तो देखो एक्स का परपेंडिकुलर एक्सिस होती है वाई या जेड, तो दोनों में कोई भी पकड़ लो। जैसे मैं वाई चलो ले लेता हूँ, तो मैंने दो पी वाई ऑर्बिटल ले लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान ली है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल मैंने ले लिया पी वाई। ऐसा ही एक और ले लिया मैंने पी वाई, ये एक एटम का है, ये दूसरे एटम का है ना, और ये दोनों ऐसे समझो, ये दोनों मेरे पास एक ही पेन है, नहीं एक और है, ठीक है, दो। अब जैसे ये मानो कि ये दोनों पी वाई ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस
एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करने लगे एक दूसरे तरफ। तो एक सिचुएशन आएगी, इसकी अपर लूप दोनों की अपर लूप ओवरलैप करने लगेगी, साथ ही साथ दोनों की लोअर लूप भी ओवरलैप करने लगेगी। उस समय वहां पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। तो ये वाली लूप इसके साथ, अपर लूप के साथ, लोअर लूप के साथ, है ना। तो अगर ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें तो एक सिचुएशन आएगी कि है ना, ये वाला ऑर्बिटल एक दूसरे तरफ जाए तो ये ऊपर वाली लूप आपस में ओवरलैप करने लगेगी और नीचे वाली लूप आपस में ओवरलैप करेगी। तो उस सिचुएशन में पाई बॉन्ड बन रहा होगा। उसमें इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं। या तो देखो आप दोनों को दूर दूर ही रखो, लेकिन इनके ऐसे कुछ कर्व लाइंस शो कर दो। इसका मतलब ये दोनों पास आ चुके हैं, बहुत एक्चुअली बहुत पास में, अभी डायग्राम में दूर दिखाया गया है। और ये वाली लूप इसके साथ ओवरलैप कर रही है, अपर लूप के साथ ओवरलैप कर रही है, और लोअर लूप। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप ओवरलैप करके ही दिखा दो सीधे, है ना, ये ज्यादा बेटर लगता है कि आप बेटर है ही ओवरलैप, क्योंकि ये एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है। ये दोनों इतने करीब आ गए कि इनकी अपर लूप और लोअर लूप दोनों ओवरलैप कर रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो कि मैंने यहाँ एक्स एक्सिस मानी है, क्या इसके जस्ट ऊपर हो रही है? नहीं हो रही है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो ओवरलैपिंग इसके ऊपर वाले रीजन में हो रही है, जस्ट अबव द एक्स एक्सिस एंड जस्ट बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, और यहाँ पे ये बन रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसे भी दिखाएंगे, कई बार ऐसे भी दिखाएंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग थ्योरी में क्या बोले कि जैसे अभी मैंने बोला कि px px की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और इस डायग्राम में px px की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, py py की ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, when two of p or py orbital overlap along x axis then it will make pi bond, ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझो, देखो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, आप लोग बताइएगा थोड़ा, py प्लस py, जैसे दो py ऑर्बिटल है और अगर ये अप्रोच कर रहे हैं along approach along y axis। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो py ऑर्बिटल है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग ही अप्रोच कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? सिग्मा, ठीक है। हाँ, दोनों हाँ पास आ गए। जैसे ये दोनों py ऑर्बिटल है, और अब बेटा है कि आप y एक्सिस अप्रोच करने का मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बेटा वही बन जाएगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वही आपकी क्या बन जाएगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे कॉपी में इसको चेक बनाना चाहो जैसे बना लेना, पहले आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस से दिखा दो, और अब ये दोनों py है, तो इनके जो डंबल्स होंगे वो भी कहाँ लाई करेंगे? अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये एक py ऑर्बिटल, अच्छा एक और py ऑर्बिटल, दोनों y के अलॉन्ग अप्रोच करेंगे, बेटा सिग्मा ही बनेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग तो फिर पाई बन जाएगा। तो ये एक केस हो गया। अब इसी के नीचे लिख दीजिए व्हेन py टू py ऑर्बिटल अप्रोचेस along x और z एक्सिस, तो अगर यही py x या फिर z एक्सिस के अप्रोच करेंगे तो 100% उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ये वाला, हाँ देखो इसको ऐसे बेटर है कि डायग्राम में ऐसा करो, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसी को एक्स मान लो, ठीक है। अब देखो ये एक्स हो गई, तो ये दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, एक py ऐसा होगा दूसरा py ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों बना दो, एक py ये एक py,
ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी पी वाई हो गया, पी वाई। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करें तो एक समय आएगा कि दोनों के अंदर लूप और साथ ही साथ दोनों लूप एक साथ ओवरलैप करेंगे, उस समय पाई बॉन्ड है ना। बोलो भाई। इसमें डिफरेंस है, देखो इसमें पी वाई एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही अप्रोच कर रहा है ना, मतलब जिस एक्सिस के अलॉन्ग उसके डंबल लाई कर रहे हैं तो बेटा उन्हीं एक्सिस के अलॉन्ग वो दोनों ऑर्बिटल अप्रोच, तो उनके खुद के डंबल वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और वो अप्रोच भी वाई के अलॉन्ग कर रहा है, तो सिग्मा, ठीक। तो ये ठीक है। अब जैसे मुझे ओरली बताना, जैसे मैं पूछूं कि पी वाई ऑर्बिटल अप्रोचेस अलोंग जेड एक्सिस, सिग्मा पी है ना, ठीक है। अगला बताओ पीजेड ऑर्बिटल अप्रोचेस अलोंग एक्स एक्सिस, सिग्मा पाई है ना, पीजेड एक्स के अलोंग, तो पीजेड और एक्स तो परपेंडिकुलर हो गया तो पाई बनेगा, ठीक है। लेकिन पीजेड ऑर्बिटल व्हेन अप्रोचेस अलोंग जेड एक्सिस तो सिग्मा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो एक्सिस ऑर्बिटल के नीचे लिखी हुई है, अगर पी ऑर्बिटल में वो उसी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करने लगे तो हमेशा सिग्मा होगा, है ना। और जो एक्सिस पी में सफिक्स में लिखी हुई है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होने लगे देन उसमें पाई, ठीक है। हाँ अब इसको देखो, एक होता है जीरो ओवरलैप। अब जैसे आपका कहना है कि पीएक्स और पीवाई के बीच में क्या होगा, तो इसमें हेडिंग डाल के लिखो जीरो ओवरलैप, इट इज अ केस ऑफ जीरो ओवरलैप। बोलते हैं कि कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, है ना, जीरो ओवरलैपिंग इसी को बोलते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि एक पीएक्स ऑर्बिटल है और एक पीवाई ऑर्बिटल है और सपोज ये एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, तो लिख लेना नो बॉन्ड फॉर्मेशन अकर, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा इस केस में, है ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। और जब दो ऑर्बिटल के मतलब कि ओवरलैपिंग में कोई बॉन्ड ही ना बने ओवरऑल, तो उसी के जीरो ओवरलैप बोलते हैं कि वो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं होगी कि वहां पर हो, ठीक है। इसको डायग्राम से समझ सकते हो कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसमें एक ऑर्बिटल तो पी एक्सी है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल पी वाई है, ठीक है, और ये दोनों बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जब ये बहुत पास पास आएंगे तो ऐसा कुछ सीन देखोगे। हाँ, अब वो जीरो वाला इसलिए है, देखो इसमें ये वाला डायग्राम जरा देखो गौर से, इसका जो नोड पॉइंट है वो लग रहा है कि ओवरलैप कर रहा है, और नोड पॉइंट तो वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई नहीं करती है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये ओवरलैपिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। डायग्राम में भले बनाने को कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पे ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि नोड कभी किसी ऑर्बिटल का नोड किसी लूप से ओवरलैप करने लगे तो समझ जाना कि वो ओवरलैपिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। Node will never overlap, है, नोड कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकता, इसलिए इसको जीरो ओवरलैप बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? एसओपी में तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो समझ लो कि एक गोला है। हाँ मतलब नहीं, एस और पी हमेशा सिग्मा ही बनाएंगे, चाहे इंटरन्यूक्लियस कोई भी मान लो। इसको ऐसा सोचो कि एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है।
अब मान लेते हैं कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानने जा रहे हो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऑर्बिटल जो आ रहा है ओवरलैप करने को कौन सा पी वाई, फिर तो जीरो हो जाएगा। अच्छा एस और नहीं ऐसा उल्टा में होता है, एस और पी हमेशा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते है ना। अब जैसे देखो अगर जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है अगर उसी के अलोंग लाई करने वाला पी ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा ही बनाएगा है ना। लेकिन जैसे आपने जो बोला कि एक एस ऑर्बिटल और ये पी जेड मान लेते हैं या पी वाई कुछ भी मान लो, और ये दोनों अगर ओवरलैप करने लगे तो ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा है ना, क्योंकि ये जब बहुत पास आएगा, ये जब इसके बहुत नियर बाई ओवरलैप करेगा तो उसका नोड ओवरलैप करने लगेगा, तो ये लिखिए जीरो ओवरलैप। अगर ये मान लेते हैं पी वाई है एस या पी जेड भी मानोगे तो भी वही होगा, तो ये आपका जीरो ओवरलैप का केस हो जाएगा। वो सीरीज बात है, जब भी किसी ऑर्बिटल का नोड वाला पॉइंट ओवरलैप करता है तो वो जीरो ओवरलैप, ठीक है। हाँ क्या नहीं, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है अगर हाँ मतलब एस और पी वाई भी सिग्मा बना सकते हैं, लेकिन फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई माननी पड़ेगी उस केस में, हाँ तब सिग्मा होगा, ठीक है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करने लगेगा इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात है। अब देखो एक आपको वर्कशीट में कराता हूँ, इसमें कुछ ओवरलैपिंग शो की गई है और आपको उसमें कमेंट करना है कि उस ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ना। पहले वाले में जीरो बॉन्ड है ना, जीरो ओवरलैप। तो पहला वाला समझ में आ रहा होगा कि ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि उसका नोड पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। ये वाला कौन सा पाई, दोनों px जेड एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें जेड एक्सिस तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, बहुत बढ़िया पाई बॉन्ड ऐसे ही बताते चले जाओ। थर्ड वाला ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है ना, दोनों पी वाई हाँ ये वाला कौन सा पीजेड अलोंग जेड एक्सिस सिग्मा बॉन्ड है ना। ये एक बहुत स्पेशल केस बोलते हैं कि एक एस ऑर्बिटल और एक डी जेड स्क्वायर, डी में केवल एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, वो यही है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उसकी जो डंबल वाली लूप होती है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही लाई करती है, और ये जो रिंग देख रहे हो ना ये एक्स-वाई प्लेन के लॉन्ग है, ठीक है। तो एक डी ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये एक रेयर केस होता है कि डी ऑर्बिटल में बस यही एक ऑर्बिटल है। हाँ एक एस ऑर्बिटल है ये लेफ्ट में, हाँ ये वाला एस है, ये वाला एस पूरा डीजेड स्क्वायर है, ये वाला पूरा डीजेड स्क्वायर और ये वाला एस ऑर्बिटल। नहीं रिंग ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, ऐसा समझो कि ये डीजेड स्क्वायर और रिंग यहाँ पे ऐसे ऊपर गोल गोल घूम रही है और ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल ऐसे तो वो तो बहुत दूर होगी, वो रिंग तो ओवरलैप नहीं करेगी। ये वाला हाँ ये भी सिग्मा ही है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर जो है वो अभी कह रहे यहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये डेल्टा बॉन्ड,
ये डेल्टा बॉन्ड बहुत रेयर केस में बनता है। देखो डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, जब दो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो dx स्क्वायर और y स्क्वायर ऑर्बिटल z एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करते हैं, तो उसमें चारों की चारों ओवरलैप हो जाता है। देखो आप ऐसे दो ओवरलैपिंग तीन तरह से होती है, जब ऐसे ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बनेगा, ऐसे करो तो पाई ऑन, और जब ताली बजने लगे तो क्या नहीं डेल्टा, मतलब डी में चार लूप होगी ना, अगर डी की चारों लूप आपस में ओवरलैप करने लगे तो डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनने में एक ही लूप ओवरलैप करती है, पाई बॉन्ड बनने में दो लूप, एक ऊपर नीचे दो लूप ओवरलैप करती है, डेल्टा में चारों लूप है ना ओवरलैप करने लगती है। तो ये वाला जीरो है, लास्ट वाला जीरो है। नहीं दोनों डी एक्सिस का है, क्योंकि उनकी लूप सेम एक्सिस के अलॉन्ग अगर लाई करेगी तभी बन ही पाएगा। हाँ इसको नोट कर लेना, ये यही एक केस है डेल्टा बॉन्ड। हाँ वो अलग से नोट में ऐड करना है, क्योंकि वो ये दोनों केस बहुत रेयर होते हैं डी ऑर्बिटल वाले, ये आप नोट में अलग लिख लेना कि डी जेड स्क्वायर कैन मेक सिग्मा बॉन्ड with S and PZ ऑर्बिटल। dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो S या PZ ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ठीक। और हाँ PZ, क्योंकि उसकी खुद की लूप dz स्क्वायर की z के लॉन्ग लाई कर रही है ना, जब दोनों z के लॉन्ग लाई करने वाली लूप वो लग करेगी तभी बन पाएगा सिग्मा। तो ये वाला केस दिखा देना आपको, सिग्मा एस डी जेड, और एक दिखा देना कि एक पीजेड ऑर्बिटल ले लिया आपने और एक डी जेड स्क्वायर ले लिया, तो इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हाँ एक मैं भेज दूंगा आराम से बना देना। नहीं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, अच्छा नहीं वो छोटा ही सा लिखा हुआ डी जेड स्क्वायर है, पीजेड एंड डीजेड। तो ये क्लियर हो गया, तो ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं पढ़ दो यार ऐसा नहीं। 15 में भी बड़ी मायने रखते हैं। ठीक क्या कह रहे हो समझ आदित्य ने बोल दिया तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। देखो हाइब्रिडाइजेशन का पहले तो बेसिक थोड़ा समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। हाँ दोनों अलग। उसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके न्यू ऑर्बिटल बना देते हैं। ओवरलैपिंग में थोड़ा थोड़ा उनका हिस्सा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन ओवरलैप करता है, लेकिन वो आपस में मर्ज नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग की बात हो रही है। हाँ यहाँ मिलके एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं,
तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड वर्ड से लिया गया, और हाइब्रिड वर्ड का मतलब ये इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखा जाता है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ देखा जाता है? अकर्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करते, पहले वो आपस में हाइब्रिडाइज होके कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फर्दर ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले समझना है हम लोगों को कि कितनी तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ना। पहले लिखे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पॉलीएटॉमिक जिसमें 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अमोनिया हो गया, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो अभी एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल जो होते हैं वो इक्वल एनर्जी को, मतलब होता क्या है, आपको सीरीज में बताते हैं कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल, एक की कम है, और दोनों मिलके बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों अलग अलग बॉन्ड नहीं बनाते, वो पहले अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल बना देते हैं, और वो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं को हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। वो फर्दर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा होने पे क्या होता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाइब्रिडेशन हमेशा स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सिग्मा पाई में सिग्मा ज्यादा स्टेबल है। अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी का कोई ये चाहो तो लिख लेना ऊपर, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो ज्यादा स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, है ना। तो ये लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। ये शायद ऑर्गेनिक में उस समय पढ़ा दिया होगा ये बात, चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो। और कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बनने में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का एरिया होता है वो ज्यादा होता है ना। हाँ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर डेवलप करेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड के बनने में, और जिस बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी है ना। तो इसमें लिख लो टू द पॉइंट सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड ड्यू टू more extent of overlapping, due to more extent of overlapping। हाँ, एक ये नहीं, वो आगे वाला पेज में है वाला। अच्छा, एक ये रिलेशन लिख लेना, अगर आपसे कोई पूछे सिग्मा एसएस, सिग्मा एसपी और सिग्मा पीपी में स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, रिलेटिव ऑर्डर। सिग्मा एसएस, सिग्मा एसपी और सिग्मा पीपी, पीपी सबसे स्टेबल होता है, सिग्मा पीपी फिर सिग्मा एसपी और सिग्मा एसएस सबसे, इन तीनों में सबसे लीस्ट स्टेबल सिग्मा। इसमें भी वो एक्सपेरिमेंटली वैसे थोड़ा मीडियम है, इसका कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग का एरिया देखो तो लगेगा कि एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में ज्यादा एरिया यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग सबसे वीक होती है एज कंपेयर टू एसपी और पीपी। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, इवन कभी पूछ दिया जाए
तो ऑर्डर में पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का ऑर्डर है। अब देखो हाइब्रिडेशन में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। तो इसमें होता क्या है कि देखो सबसे पहला टाइप होता है कि अगर किसी एक एटम का s ऑर्बिटल और उसी एटम की वैलेंस शेल का p ऑर्बिटल अगर आपस में हाइब्रिडाइज करेगा, अपनी एनर्जी को भी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ सेम मतलब विद इन एटम होता है हाइब्रिडेशन कि एक ही एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो तो गया ना? नहीं देखो इसमें क्या था कि जैसे डायग्राम में आपको शो करना है sp हाइब्रिडेशन को, तो एक s ऑर्बिटल आप शो किए और एक p ऑर्बिटल आप शो कर दिए, ठीक है, और इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होने जा रही है। अब देखो इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग डिफरेंस होता है। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि इस ऑर्बिटल का थोड़ा सा रीजन और इसका थोड़ा सा रीजन आपस में ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, लेकिन इंटरमिक्सिंग में दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं। अब उसको ऐसे डायग्राम में हो जाता है कि सपोज आप इसको ऐसे मानो इसमें एक लूप को प्लस दिखा दो, एक को माइनस दिखा दो, ठीक है, हाँ उसमें कोई भी प्लस माइनस दिखा, लेकिन दोनों प्लस मत दिखा देना। p ऑर्बिटल में एक लूप को प्लस एक को माइनस कंसीडर करते हैं। अब देखो अब ये जो s ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर एज्यूम करो कि ये s ऑर्बिटल पूरा का पूरा इसकी पॉजिटिव लूप के अंदर जाके समा जाए, मिक्स हो जाए, ये लूप फुल की मॉडल हो जाएगी, ये ओरिजिनल शेप में रहेगी, है ना। देखो अगर आप मानो कि ये पूरा का पूरा जो s ऑर्बिटल है जो स्फेरिकल शेप का है, s ऑर्बिटल सर्कल नहीं होता स्फेरिकल होता है, तो डायग्राम में सर्कल आपको दिख रहा होगा। अगर मानो कि ये पूरे उसका पॉजिटिव लूप के अंदर मिक्स हो जाए तो ये लूप फुल के मोटी हो जाएगी, ये छोटी रह जाएगी, तो उसको डायग्राम में ऐसे बना सकते हो, एक लूप बड़ी बनाना है एक छोटी बनाना है। इसका नोड क्या होगा? हां नोड तो यही सेंटर का बनता है, उसका सेम क्या हो जाएगा इसमें मिक्स होगा, वो नोड एक्चुअली नोड में ही मर्ज होगा, वो इस तरह से मिक्सिंग होगी, है ना। तो इसमें इसका थोड़ा सा नोड इधर आ भी जाएगा इसलिए, ठीक है।
हाँ, दो पॉसिबिलिटी है, मतलब दो प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम नंबर में बनते हैं। मतलब बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सेम होते हैं। तो अभी जैसे एक ये बन गया है ना, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको sp टाइप का बोलेंगे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये s ऑर्बिटल इसकी निगेटिव लूप में मिक्स हो जाए, तो इसमें निगेटिव लूप बल्कि हो जाएगी, पॉजिटिव छोटी रहेगी, है ना। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी होती है, 50-50% होता है ये पॉसिबिलिटी कि 50% वो प्लस में जाएगा और 50% माइनस में जाएगा। ये दोनों देखो ऐसे आप इसको ऐसे समझो कि ये ऑर्बिटल तो एक ही है ना, देखो s ऑर्बिटल तो एक ही है, p भी एक ही है। आप s के दो टुकड़े कर दो, मतलब यहाँ तलवारी सुलेमानी से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इसका एक पोर्शन पॉजिटिव के अंदर मर्ज करा दो तो वो वाला बनेगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन निगेटिव के अंदर मर्ज करा दो तो ये बनेगा। लेकिन बनेंगे दोनों, है ना, ये जो इधर साइड बन रहे हैं ना, ये बनेंगे दोनों एक साथ फॉर्म होंगे। अच्छा हाँ, वो देख लेना, उसी हिसाब से कर देंगे, है ना, ये इधर माइनस प्लस, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट इन दोनों की एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, इन्हें बोलेंगे हम लोग थ्योरी में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, दोनों को इंडिविजुअली, दोनों को sp, दोनों बनेंगे क्या दोनों एक्चुअली दोनों एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। कैसे दोनों कैसे आप यहाँ पे वो क्या है, ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब वो देखो अभी हम लोग इस बात को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन 3 कंडीशन में हो सकता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ज्यादातर केस में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन कुछ केस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल या एक बनाना बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कहना ऑलवेज ट्रुथ नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो प्लस और माइनस का साइन लगा है सर, इसका कोई सिग्निफिकेंस है या सर ऐसी बस अज्यूम किया है? हाँ नहीं, इसका सिग्निफिकेंस होता है। अलग है ना। ये जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये वेव फंक्शन के साइन होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, साइन ऑफ वेव फंक्शन, है ना। क्योंकि आप लोगों को श्रोडिंगर मॉडल जब पढ़ा था तो वहां मैंने बताया ना कि ऑर्बिटल वेव जो होती है ना, 3 डायमेंशनल वेव, वो जब ओवरलैप करती हैं तब वो ऑर्बिटल का कंस्ट्रक्शन होता है, और वेव में क्रस्ट बनता है, एक ट्रफ होता है। तो इसमें जो प्लस साइन होता है वो क्रस्ट के साइन को शो करता है, और ये जो माइनस होता है वो ट्रफ के साइन को शो करता है। तो एक्चुअली वो साइन होते हैं वेव फंक्शन के, लेकिन पी में हमेशा एक क्रस्ट बनेगा, एक ट्रफ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि इसका ये जो s ऑर्बिटल है, आधा ये क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो ये बनेगा, इसकी एक लूप बड़ी और एक छोटी, लेकिन 50% पॉसिबिलिटी है कि आधा वो इसके साथ भी ओवरलैप कर जाए। तो यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी लिख लो, इसमें छोटे-छोटे पॉइंट है 2-3, उनको नोट करते रहिए आप लोग। लिख लीजिए, नंबर ऑफ
number of hybrid orbital formed is equal to number of pure atomic orbital participate in hybridization। ठीक है, जितने प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया करेंगे सेम उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे इस डायग्राम में एक s और एक p मतलब दो प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो फॉर्म भी दो ही हो रहे हैं, नंबर में दो ही बन रहे हैं। ठीक है ना? अब जैसे अगला केस देखें, हाँ एक s और दो p ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज हो तो इसमें टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो ये कुंतल टाइप के बनेंगे, मतलब एक की लूप बड़ी हो जाएगी एक की छोटी, ऐसे 3 बनेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स के, एक बनाना into 3 कर देना। नहीं इसको sp2 ही बोलेंगे वो वाला। मर्ज होने के बाद वो एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो उसको sp2 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन हाँ तो 3 sp2 टाइप के बनेंगे, sp2 हाँ, क्योंकि अभी ये अरेंज होंगे किसी न किसी शेप में, जब अरेंज होंगे तब एक्सिस की बात करेंगे, अभी तो जस्ट फॉर्म हुए। sp3 में तीनों बड़ा कर तो ऐसे ही बनाते चले जाओ। तो एक s एक py एक pz, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 में टोटल कितने sp3 टाइप के बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 बनते हैं, क्योंकि 4 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो जिसमें एक लूप बड़ी होगी छोटी होगी, ऐसे टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है ना। अब p में बेटा 3 ही होते हैं, अगर और ज्यादा हाइब्रिडेशन होगा तो कौन सा ऑर्बिटल फिर आएगा? d ऑर्बिटल। अब d में देखते हैं तो देखो d में सबसे पहले अगर जो हाइब्रिडाइज होता है वो जानते हो कौन सा होता है? dz स्क्वायर है ना। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है कहते हैं पांचों में से, तो ये सबसे पहले अगर कोई एक अगर हाइब्रिडाइज होगा d में तो वो यही होगा। और इसके हाइब्रिडाइज होने से जो बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल वो sp3d टाइप के बनते हैं, है ना। सेम उनका सभी का ऐसा ही रहेगा, है ना, एक लूप बड़ी होगी छोटी होगी, लेकिन ऐसे नंबर में कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, है ना। इसको मिला के टोटल 5 बनेंगे। d3 उसके बाद फिर वो हाइब्रिडेशन हो नहीं पाता है, ठीक है। तो एक इसमें अब इसके अलावा और बनेगा तो क्या बनेगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर में दूसरा वाला जब ओवरलैप करेगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 टाइप का। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये टोटल 6 बनेंगे नंबर, और लास्ट केस में d3 तक ही बनते ही हैं। तो d3 में देखो d में तो ये दोनों तो करेंगे। अब देखो dxy dyz dzx इन तीनों की एनर्जी बराबर होती तो उनमें से कोई एक हाइब्रिडाइज करेगा, या वो डिपेंड करेगा कि इंटरन्यूक्लियस कौन सी। तो यहाँ पे तो अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं कि इन तीनों में कोई भी एक हाइब्रिडाइज हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकते, क्योंकि अनइक्वल एनर्जी ऑर्बिटल ही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनमें से कोई एक और हाइब्रिडाइज कर सकता है और उसके हाइब्रिडेशन से जो बनेगा केस उसको बोलेंगे sp3d3, है ना। और इस तरह के ऑर्बिटल टोटल कितने बनेंगे? 7, ठीक है। तो अभी फिर इतना ही रखते हैं, फिर इसमें शेप अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस हाइब्रिडेशन में कौन सी शेप बनती है ना, कौन सा बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है। कल देखो जब टाइम टेबल में देखा नहीं कर होगा तो है तो हमें देख के टाइम टेबल एक्सचेंज तो नहीं होगी। हाँ तो अगर मेरा खाली हो तो ले लें।
सर ले आप लोग ही नहीं देख लेंगे हम, अभी टाइम टेबल देख के फिर बता देंगे, ठीक है? टाइम ग्रुप में डाल देंगे, क्लास में ग्रुप में डाल देंगे।